सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलियो बोर्ड का जो टायर 2 वाला मतलब मेंस वाला जो इसी वीक का लाइव मॉक हुआ है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। देखो बहुत बार मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे पेपर का लेवल वेरी कर सकता है, कभी इजी कभी हार्ड। तो बहुत से लोग मतलब जैसे ये कमेंट कर रहे थे कि ऐसा थोड़ी लेवल आना है। वो चीज पे देखो मैं मतलब कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन दूसरों का सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओलियो बोर्ड का है ये, तो मतलब इसमें ऐसा कुछ भी ये सब बातें नहीं करने वाले हैं अपन। सिर्फ अपन क्या है जैसे क्वेश्चन है वैसा उनका सोल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी का एक जॉइंट बिजनेस है जिसमें ए ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के लिए और उसके 3 महीने बाद में बी ने इन्वेस्ट किए हैं 80,000 रुपए। ठीक है, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख लेंगे। यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा। देखो हर बार ये क्वेश्चन आना है, कंफर्म है। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मतलब ये चीज बता रहा हूँ। जैसे भाई आपको पता है कि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है 100%। और इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, 2-3 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को उठाओ, 2 घंटे में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कंसेप्ट खत्म कर डालो और फिर जितने भी अभी तक आपने पेपर दिए हैं उनमें जाके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब होने लग जाएगा, मतलब 100% ये गारंटी है। तो ये तरीका होता है चीजों को कॉन्कर कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो ए ने जैसे क्या किया, 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए, किया मतलब 12 महीने के लिए। इसके 3 महीने बाद में बी ने किया 80,000 रुपए का, यानी कि 9 महीने तक पैसे रखे हैं 1 साल का देखें तो, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर में ए ने 30,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 30 और करेगा तो 90,000 रुपए लग जाएंगे अब उसके बिजनेस में। और बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, यानी बी के बन जाएंगे 75,000 रुपए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब दोनों ने एक एक साल और पैसा रखा है, मतलब ऑब्वियसली इसने भी 12 महीने इसने भी 12 महीने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट अर्न बाय ए इज 35,880। मतलब जो अपन वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी करते हैं उसमें ये टोटल की वैल्यू होती है लगभग क्वेश्चंस में। पर यहाँ पे इसने ए के द्वारा अर्निंग दी गई है, मतलब मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ। और पूछा क्या इसने मेरे से कि प्रॉफिट अर्न बाय बी बताना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी इसने कि उन्होंने आधा प्रॉफिट तो हाफ हाफ डिवाइड कर लिया और जो बचा हुआ है ना उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो कंफर्म निकालना ही पड़ेगा, वरना तो इसी से डायरेक्टली हो जाता, लेकिन अभी करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेस्ट है, इसको जितना छोटा बना लोगे उतनी कैलकुलेशन आसान रहेगी। 3-0 3-0 3-0 3-0 उड़ा दी मैंने, ठीक है। मैं हर जगह पे देखो मेरे को 12 12 12 दिख रहा है, मैं उड़ा देता हूँ। 12 गया 12 गया 12 गया, यहां से 12 कैसे जाएगा भाई, 9 8 72, ये 720 है, इसमें से 12 को घटा दोगे तो 60 बच जाएगा। आसान होगी ना कैलकुलेशन। अब देखो और भी कट जाएगा मेरे को पता है, एक बार लिख लेते हैं। 60 और 90 150, फिर यहां तो 60 और 75 135। अब देखो ये तो आ गया, लेकिन अब ये और कट जाएगा मेरे को लग रहा है। 5 से कटेगा भाई, 30 बार कटेगा, 5 से कटेगा 27 बार और कट रहे हैं, ठीक है। 3 से काट लो 10 बार, 3 से काट लो 9 बार, 10:9 आ गया। अब ध्यान से सुनना कि आधा प्रॉफिट तो बराबर बराबर बांटा, तो एक रैंडम वैल्यू मान लेता हूं कि भाई 4x का प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से 2x प्रॉफिट तो इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया xx, जो बच गया 2x प्रॉफिट उसको इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट के 10:9 में बांटा होगा। तो अपन तो सिर्फ पहले बी की बात कर लेते हैं या फिर ए की बात कर लेते हैं, ए का दे रखा था। तो देखो ए वाले बंदे ने एक तो लिया है प्रॉफिट x पूरा, सही बात है, और एक लिया है प्रॉफिट 2x का 10:9 के अंदर 10 वाला हिस्सा। तो उसने 10 वाला हिस्सा लिया है, टोटल 19 हिस्सा था किसका, 2x का। ये अगर जो कोई बात समझ गया बहुत इजी लग रहा होगा उसको, ठीक है। इसको सोल्व करो, 19 और 20 हो जाएगा 39x और अपॉन में 19। ये ए का द्वारा लिया गया पैसा है। इसी तरीके से बी का अगर निकालेंगे, बी वाले बंदे ने भी x तो लिया ही लिया होगा, लेकिन उसके साथ में उसने 9 वाला हिस्सा लिया होगा, कितने में से, 19 में से, और किसका, 2x का। सोल्व कर लो, 19 और 18 ये गुणा है, तो 19 और 18 कितना हो जाएगा, 37x हो जाएगा और अपॉन में 19 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन के अंदर, कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो वैल्यू है ये 39x और अपॉन में 19 की है, मेरे को निकालनी है 37x अपॉन में 19 की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, x से x कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे होगा ये सिंप्लीफाई।
भाई ये पक्का कटेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 13 से काट ले या 3 से काट लेते हैं, 13 बार 3 से इसको काटेंगे, 1 1 फिर 9 और फिर 6 0 बार। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 में 117 और 26 के लिए 920 इंटू 37 आंसर आ जाएगा, 0 आएगा। यूनिट डिजिट 4 दिख रही है मेरे को, ये दो ऑप्शन तो पक्का नहीं आएंगे, आएगा तो इन्हीं में से। तो सोल्व कर लो। 37 दूनी कितना होता है, 78 होता है, 7 कैरी लगेगा। 37 को 9 से करेंगे, 37 को 10 से कर लो 370, उसमें से 37 घटा दो 333 आ जाएगा, उसमें 7 और जोड़ दो 340, 34080, 34080 कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा 37 दूनी 4 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, तो 34040 ये वाला जो ऑप्शन है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं मानता हूँ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, पहला ही क्वेश्चन था ऐसा। ऑब्वियसली अपन ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार में मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और सेकंड अटेम्प्ट में आके अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई जरूर करके जाएंगे क्योंकि नंबर देगा, 3 नंबर की बात है भैया जी, छोड़ नहीं सकते ऐसी चीजों को। ठीक है, आओ सेकंड नंबर पे। दो आर्टिकल है ए और बी, डिफरेंट प्राइसेस पे बेचे जाते हैं, सेलिंग प्राइस कौन से की ज्यादा ये पूछ रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, सोल्व कर लो। मार्क प्राइस एक आर्टिकल की है 1200 और इसे डिस्काउंट पे बेचा गया है। मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट देते हैं सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे आप जब भी डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, और जब भी सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा तो भी सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। दोनों बातें पता है अपन को, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1200 के ऊपर पहला डिस्काउंट 15% का दिया है, मतलब 85/100 में बेच रहा है। अगला डिस्काउंट 20% का, मतलब 80/100 में बेच रहा है। हाँ, इनका इफेक्टिव निकाल के भी डायरेक्टली रख सकते थे, पर मैं उतना कैलकुलेशन या उतना ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाह रहा, डायरेक्टली मैंने वैल्यूज देखी और रख दी। 2 0 से 2 0 गई, 20 से काट लो 4 और 5 बार, 5 से ये 17 बार कटेगा, 17 चौके 68 होता है, 12 इंटू 68 आ जाएगा, 12 8 96 और 12 6 72 और 9 हो जाएगा, 816 आ जाएगी पहले वाले की सेलिंग प्राइस। अब सेकंड की निकाल लो, पता चल जाएगा। ये तो पक्का है ना कि कैन नॉट बी डिटरमाइन तो आ नहीं सकता, क्योंकि डिटरमाइन कर पा रहे हैं। सेलिंग प्राइस दोनों की इक्वल ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि हाँ इक्वल आ सकती है, पता नहीं, बाकी इन तीनों में से जो भी होगा वो आंसर होगा। सिंप्लीफाई कर लो, आगे फर्दर पता लग जाएगा। 800 रुपए की चीज है, उस पे 8% का डिस्काउंट यानी 92/100 आ जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16, 9 8 72 और 1 73, 736 दोनों। और इसने पूछा क्या था, कौन से की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, फर्स्ट वाले की, मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कायदे की बात है। 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द वेरिएंस ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 81, मीन 54 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, पढ़ाया हुआ है, एज इट इज चीज बताई थी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, एसडीएम से अपन को याद करना था, एसडी अपॉन एम, और इनटू में परसेंटेज जब भी होता है, जब 100 लगा देते हैं परसेंटेज का, वरना कोई जरूरी नहीं होती है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को पता नहीं है, इसने वेरिएंस दे दिया मेरे को, पर एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था अपन ने कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वी के अंदर वी, मतलब रूट ऑफ वी, यानी यहाँ रूट ऑफ वी आ जाएगा अपॉन मीन, तो मीन यहाँ पे 54 लिख दूंगा और इनटू आ जाएगा 100%, यानी 81। देखो 25 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 81 है, तो 81 आएगा यहाँ, 81 का रूट 9, 9 से 54 कटेगा 6 बार, 100/6 की फ्रैक्शन तो पता ही है भाई अपन को क्या होती है, 16.666 से चलती जाती है, 16.67 ऑप्शन दे रखा है, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ नहीं आया 50/3 करना, सोल्व करना, 16 पॉइंट आराम से दिख जाएगा, यही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे आ जाओ। डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 5 साल के ऊपर 10% की रेट से और 3 साल के ऊपर 4% की रेट से 380 है, प्रिंसिपल बता रहा है। कैलकुलेशन प्योर और कुछ भी नहीं है, सबसे आसान फॉर्मूला सबको पता होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट 10%, टाइम 5 साल, अपॉन 100 आएगा, ये माइनस करेंगे प्रिंसिपल इंटू 3 इंटू 4 और बटे 100, और इन दोनों का अंतर 380 दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 50 में से 12 जाएगा, 38 बचेगा, यानी प्रिंसिपल इंटू 38/100 और बराबर 380, ये कट गया। जितना भी आंसर आएगा उसमें एक के आगे 3 0, एक के आगे 3 0। कितना इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मतलब, और एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा 30 क्वेश्चंस में से पक्का ये मान के चलना 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट गो में एक बार में उड़ाते जाओगे, फिर 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे जो सेकंड अटेम्प्ट में कर रहे होगे। 27-28 क्वेश्चन हो गए, आपका सिलेक्शन ऐसे मान लो कि डॉट लग चुकी है उस पर। ठीक है, जो बाकी वाले 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनकी लड़ाई होती है, वो रैंक के लिए होती है, वो करोगे तो एक्सेल कर जाओगे, नहीं करोगे तो पास जरूर हो जाएगा, ये अपन को बस मोटिव रखना है। 5 नंबर पे आओ।
ठीक है भाई, अब आ जाओ 5 नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है, एक कार्ड निकाला गया है, डेक ऑफ 52 कार्ड से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इट इज अ क्वीन गिवन दैट आइदर अ फेस कार्ड और हार्ट। गिवन दैट वाला वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब पढ़ाया था इतना डिटेल से, इतना आसानी से समझाया था, वही चीजें अप्लाई करनी है। मैं ऑब्वियसली दो इवेंट मानूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट माना मैंने जिसमें क्वीन आना है, और बी इवेंट मैंने माना जिसमें या तो फेस कार्ड आएगा और हार्ट्स आएगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये है कि ए गिवन दैट बी, मतलब ए गिवन दैट बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। इतना सा काम करना है बस मेरे को, ठीक है। अब मैं पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेता हूं। बी क्या होगी कि या तो फेस कार्ड या हार्ट्स। तो देखो फेस कार्ड्स कितने होते हैं अपने पास में, फेस कार्ड्स होते हैं हर डेक में 3-3 होते हैं, 4 डेक हैं तो टोटल 12 फेस कार्ड्स। हार्ट्स कितने होते हैं उनमें से, 13 हार्ट्स होते हैं अपनी डेक, ठीक है। 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 ऐसे सारे। लेकिन भाई ये तो फेस और हार्ट्स ले लिए मैंने, पर इनमें कॉमन भी तो आ गए ना ऐसे फेस कार्ड जो हार्ट्स के हैं। तो 3 ऐसे फेस कार्ड है जो हार्ट के हैं, उनको मैं घटा दूंगा क्योंकि वो ओवरलैप कर जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। नीचे तो आ गया 12 + 13 25 में से 3 जाएगा यानी 22 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की। ये मेरे को ऐसी क्वींस लेनी है जो या तो फेस की हो या हार्ट्स की हो। तो भाई ऐसे देखो, क्वीन अपने पास में कितनी होती है, टोटल 4 होती है, और वो सारी ही फेस कार्ड मानी जाती हैं। हार्ट्स की होती है तो वो 1 होती है, फेस वाली तो सारी है ना, यानी 4 आ जाएगा। मतलब 4/22 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/11 सर आ जाएगा एक्सप्रेशन का। जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी अगर प्रोबेबिलिटी एक एक इवेंट के निकाल के लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ 4/52 आएगा, यहाँ पे 22/52 आएगा, वो बाउंड बाउंड कट जाएंगे, उनकी नीड नहीं। 2/11 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चल लेते हैं 6 नंबर के ऊपर। ठीक है भाई, आ जाओ 6 नंबर के क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, 20 आदमी एक काम को x दिन में कर सकते हैं। 20 मैन एक काम को x दिन में कर सकते हैं। 15 वुमेन उसी काम को x + 20 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। x + 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 60 मैन, जैसा बोलते जा रहा है वैसा लिखते जा रहा हूं, 60 मैन का वर्क डन एक दिन के अंदर टू द वर्क डन बाय 45 वुमेन इन 1 डे, इतना रेशियो दे रखा है, यानी 45 वुमेन के इसका रेशियो दे रखा है 2:1। सिंप्लीफाई कर लो भाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 15 से काट लो। 15 से काटेंगे तो 3 बार 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। मैन अपॉन वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। तो भाई 3:2 यहाँ पे काम में ले लेंगे अपन कि 20 आदमी x दिन में काम करते हैं, यानी 20 आदमी की एफिशिएंसी 3 एक काम को x दिन में करते हैं। यही काम 15 औरतें 2 दिन में करती हैं और x + 20 के द्वारा ये काम किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी क्वेश्चन मेरे को जो दे रखी थी वही मैंने काम में ले ली। ये 20 दिए 60 बनेगा, ये 15 दूनी 30 से 2 बार कट जाएगा, यानी 2x बराबर में x + 20, मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। x यहाँ पे 20 रख दूंगा, ये 20, ये 20 + 20 यानी 40। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जो मेरे से पूछा है वो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। कितने दिनों में 40 आदमी, 40 मेन कैन डू द वर्क। टोटल वर्क निकालो। 20 आदमी 20 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम को पूरा करते हैं। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है। मेरे को टोटल वर्क निकालना था, मैंने निकाल लिया। अब मेरे को पूछा क्या है, 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। 40 इंटू आदमी की एफिशिएंसी 3, 3 से 3 कट गया, 20 से 40 2 बार कट गया, 2 से 20 10 बार कट गया, 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। चल लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सेम डायरेक्शन पढ़ते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जो भी स्पीड्स होंगे उनको मैं घटाऊंगा, ठीक है भाई। स्पीड्स इनकी दोनों की दे रखी हैं, और फर्स्ट ट्रेन जो है वो 102 मीटर लंबी है। ट्रेन की एक ही चीज ध्यान रखनी है, चाहे आपको स्टेशन और ट्रेन दे, ट्रेन और ट्रेन दे, या फिर कुछ भी दे दे, मतलब XYZ टनल या ट्रेन दे, हर बार आपको दोनों की दूरी को जोड़ना है। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम एज इट इज आएगा। स्पीड हमेशा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है चीजें तो जुड़ जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएंगी। 3 चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। सारे ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके ऐसे चुटकियों में सिंप्लीफाई होने लगेंगे। देखो मैंने बोला फास्ट ट्रेन 102 मीटर की है, दूसरी वाली ट्रेन को मैंने L लेंथ की मान ली है, मेरे को नहीं पता कितनी है। ये बोल रहा है कि स्लोवर ट्रेन को इतनी देर में पार करती है। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। मैं टाइम लिख रहा हूं 1 मिनट और 39 सेकंड, मतलब 60 और 39 यानी 99 सेकंड्स आ गए।
लेकिन अभी मेरे को यहाँ क्या लिखना है, स्पीड लिखनी है। ये देखो मीटर में था, ये सेकंड में था, मेरी ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है। पहले तो मैं घटा लेता हूँ, 6 में से 4 गया 2 आया, 55 में से 48 गया 7.2 आ गया। पर मैं बदलूंगा भैया जी इसको, 5/18 से गुणा कर देंगे अपन, ये इससे काट देगा 4 बार। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूं, चलो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 2 बार काट देगा, 2 से 4 2 बार कट गया, 99 दूनी हो गया 198। 102 इधर आके इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 96 बच जाएगा। यानी जो दूसरी ट्रेन है वो 96 मीटर की है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। एक ही चीज बोली मैंने, कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि कैसे होगा ट्रेन वाला क्वेश्चन, क्या करूंगा, जोड़ूंगा घटाऊंगा। छोटी छोटी सिंपल 2 चीजें बताई हैं। किन्हीं भी चीज की दूरी दिखे उनको ऐड कर दो, स्पीड के अंदर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो घटा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो जोड़ दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगा दो। बार बार बजा बजा के बोल रहा हूं, ये वाली बातें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 8 नंबर पे आओ। प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग 20 आइटम्स टुगेदर। 20 आइटम को बेच रहा है, यानी 20 आइटम की जो सेलिंग प्राइस है। भाई प्रॉफिट जब भी होता है तो मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाता हूं, तो इसमें से, इस सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट को घटाऊंगा। ये बोल रहा है 4 आइटम की सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो 4 आइटम की सीपी को मैं इसमें से घटा देता हूं। ये किसके बराबर होगा, मैंने प्रॉफिट को घटा दिया तो वो कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। आप एक चीज लेके आए 10 रुपए की, आपने उसको 20 रुपए का बेचा या फिर 25 का बेचा, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस थी। इस सेलिंग प्राइस 25 में से अगर मैं मेरा मुनाफा 15 रुपए घटा दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को सीपी 10 रुपए नहीं मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। तो मैंने एसपी में से मेरे मुनाफे को घटा दिया प्रॉफिट को, तो मेरे को सीपी मिल गई। सीपी कितनी है भाई, जितनी 20 आइटम की एसपी होगी उसमें से मैं जितना प्रॉफिट घटाऊंगा वो 20 आइटम की सीपी के बराबर मिलेगा मेरे को। आइटम से मतलब नहीं है, सीपी एसपी से मतलब था। ठीक है, आगे चलो, इसको सोल्व कर लो पहले। तो 20 एसपी बराबर 24 सीपी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है चीजों में। देखना, सिंप्लीफाई करो, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लिख दो। 24/20 का मतलब 4 से काटोगे तो 6/5। दिख रहा है फायदा होता हुआ। ठीक है, मार्क प्राइस ईच आइटम की 124 ज्यादा थी उसकी कॉस्ट प्राइस से। एक्स मान लो, परसेंटेज दे रखा होता डायरेक्ट सोल्व करता, वैल्यू दे रखी है एक्स मानूंगा। इसने क्या बोला, 124 ज्यादा है सीपी से, यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 5x के अंदर कितना जोड़ दो, 124 जोड़ दो। आगे चलो, डिस्काउंट 48 रुपए दिया है, दे देंगे 48 रुपए, मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट देते हो। तो 5x प्लस 124 रुपए की चीज थी, उस पे 48 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस नहीं निकल के आएगी, 6x के बराबर रख दो इसको। इसने क्या पूछा है, सीपी पूछा है, x आएगा तो सीपी भी आ जाएगा, यहां से x निकल जाएगा। ये इधर आके घटा, x आया, इसमें से ये घटाया, 14 में से 8 6, 11 में से 4 7, x की वैल्यू 76 आई। मेरे को क्या निकालना था, सीपी। सीपी ये रहा 5x का मतलब 5 इंटू 76। पहली बात तो ऐसा ऑप्शन आना था जो 5 का मल्टीपल होगा वो पहले ही दिख गया था, पर सारे ही 5 से डिवाइड हो रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोला वहां पे। 5 इंटू 76 करेंगे, 76 का आधा करके एक जीरो लगा दो, 380 आंसर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहद इजी चीज है, बस कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, सब इजीली होता जाएगा। इससे ये निकालना है, ये भी आसान है। 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x निकालने की कोशिश मत करना कि आप सोचोगे कि x निकाल दूं, निकाल भी लोगे। पहली बात तो इसका देखो d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका x जो है वो एक इमेजिनरी रूट आएगा, वो इसमें पुट करोगे, फिर उसकी पावर 4 करोगे, पावर 3 करोगे, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। नहीं करना है, डायरेक्टली इससे इस पे जाने की कोशिश करनी है। कैसे करोगे, देखो 2x² प्लस x की वैल्यू 5 के बराबर है। यहां पे देखो मेरे को पावर 4 और पावर 3 दिख रही है, पर एक चीज और भी दिखी मेरे को, देखो अचानक अब भी दिखा कि मैं अगर 4x का क्यूब कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 4x, नहीं अंदर बचेगा x और यहां बचेगा 1। दिख रहा है, ठीक है। यहां से पता है, इस पे से इस पे जाने के लिए क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस में x² प्लस में 2ab वाली टर्म आएगी तो 4x³ आ जाएगा और बराबर में 25 आ जाएगा। मेरे को 4x की पावर 4 प्लस यही तो वैल्यू चाहिए थी, तो 25 माइनस x² मेरा आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ये करने की भी नीड नहीं पड़ी। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे 4x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब और बराबर में आ जाएगा 25 माइनस x²। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। 10 नंबर पे चलते हैं। क्या दे रखा है 10 नंबर में कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ये एक्सप्रेशन सोल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, वैल्यू रखोगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है,
वैल्यू रखने में 2-3 बार चेक भी करना पड़ सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो और साइन कोस में करने की कोशिश क्या करो, आसान बनेगा क्वेश्चन। 1 अपॉन कोस थीटा है, 1 अपॉन टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस एज इट इज आ गया, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, कोस थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा। कोस थीटा ऊपर भेज देते हैं, यहां से हटा देते हैं। एलसीएम ले लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस थीटा और इनटू में एलसीएम लेंगे, अगले स्टेप में सब कट जाएगा, जो भी आंसर बचना होगा वो बच जाएगा। यहां तो आएगा साइन थीटा -1 और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा -1 और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली ही अपनी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में यहां क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा -1। ऐसा मैंने क्यों किया पता है, क्योंकि देखो 1 से 1 कट गया, इन दोनों से अगर मैं माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो देखो इसमें बचेगा -1, इसमें बचेगा साइन थीटा और अपॉन में ये चीज एज इट इज आ जाएगी, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा -1। ये ऐसे कट गया, साइन अपॉन कोस 10 होता है, यानी माइनस का tan थीटा मेरा आंसर आ जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इजी था एकदम। आओ 11 नंबर पे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है PQR, बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये P है, ये Q है, ये R है। आगे चलो, PM एक परपेंडिकुलर है जो QR पे डाला गया है, PQ बराबर PR दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q और R गिवन है 8,7 और -2,7। पूछ रहा है अपन से M के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो ये वाला पॉइंट था इसके। एक चीज तो कॉमन सेंस लग रहा होगा, अपने आप आइडिया आ रहा है कि भाई अगर ये एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं तो y कोऑर्डिनेट तो इनका पक्का सेम होगा, क्योंकि ये x एक्सिस वाली लाइन है। तो अगर यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो इसमें भी पक्का 7 ही होगा। भाई ये ऑप्शन तो पक्का कैंसिल है, ये हो सकता है, बाकी ये दोनों तो पक्का सही है। x वाले कोऑर्डिनेट पे हो, नॉर्मल सी बात एक चीज बता देता हूं कि जब भी ये डाला जाता है परपेंडिकुलर तो ये इसको बाइसेक्ट करता है हमेशा, या फिर आप इनमें कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल भी लगा सकते हो कि दो साइडें ये बराबर हैं, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, राइट एंगल हाइपोटेनस जो भी इसमें लग जाएगा, उस चीज पे अपन जा ही नहीं रहे। मैंने क्या बोला, बस इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो 8 और -2 यानी 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 7 और 7 14/2 कर दे तो भी 7 आ जाता, 3,7 करेक्ट आंसर हो जाए। मिड पॉइंट निकालना था, बस बात इतनी सी है। 12 नंबर पे आओ, ऐड करवा रहे 1 से लेके 21 तक और फिर 1 से लेके 20 तक, ऐसा देखना है, इसको 2 बार ऐड करना है। एडिशन का रूल अपन को पता है क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, SN के 2 फॉर्मूले होते हैं, चलो रिवाइज करवा देता हूं। एक तो होता है n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होती है 1 नहीं होता है ना। एक और फॉर्मूला होता है SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके आप ऐसा निकाल सकते हो। और एक होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, वो होता है a प्लस n-1 इंटू d। जब भी अपन को सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। देख लो भाई कैसे लगेगा, ऐसा निकालना है ना मेरे को, तो n/2 21 तक संख्याएं हैं यानी 21/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 1 + 21 आ जाएगा। और एक और सीरीज आ रही है 1 से लेके 20 तक, n की वैल्यू 20, 20/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 1 + 20। आसान है, 2 से 22 11 बार कट गया, ये आ जाएगा 231 और ये 10 बार कट गया, ये आ जाएगा 210। इन दोनों को ऐड कर लो, 441 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एकदम आसान है। 13 नंबर पे चल लेते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से इंग्लिश वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है जिनमें ई हमेशा स्टार्ट में आए और एच हमेशा एंड में आए। ये वाले क्वेश्चन तो मतलब आपको ऐसे लग रहे होंगे कि एक बोनस निकल के आ रहा है। क्यों, इतना अच्छे से पढ़ाया था, एक एक एग्जाम्पल भी करवाया था कि मान लो इंग्लिश वर्ड है, इसने बोला ई हमेशा स्टार्टिंग में आए, एच हमेशा लास्ट में आए, इनको फिक्स कर दिया। मेरे पास में 1 2 3 4 5 लेटर बचे हैं, वो 5 लेटर अपनी 5 पोजीशन पे कहीं भी जा सकते हैं। 5 चीजों को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120 होती है, जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में क्लिक कर देंगे देख के, ठीक है भाई। 14 नंबर पे आओ, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। कोन का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। कोन के तीनों फॉर्मूले लिखता हूं, LSA होता है पाई आर एल,
रिवीजन भाई यही होता जाएगा, आपको और कुछ सोचने की देखने की नीड ही नहीं है। ये देख रहे हो मतलब सब आप रिवाइज करके जा रहे हो, इसके अलावा फिर आके बाकी चीजें कंप्लीट किया करो, मैथमेटिक्स को भूल जाया करो करके, ठीक है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है कि एलएसए के अंदर एक सर्कल का एरिया ऐड कर दो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो पाई आर और एल प्लस आर, एक ही बात है। और अगर वॉल्यूम लिखना है तो वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो सिलेंडर का फॉर्मूला है उसमें 1/3 लगा देना है बस, सब आसान है। और एक और फॉर्मूला होता है जो अपन को पता ही है, वो होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो आसान है। लेटरल सरफेस एरिया 100 पाई, मतलब पाई आर एल बराबर 100 पाई, पाई से पाई काटो, आर एल बराबर ये आ गया, स्लेंट हाइट दे रखी है, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, स्लेंट हाइट ही एल होती है, तिर्यक ऊंचाई बेसिकली, हिंदी में तिर्यक लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ओके। तो r इंटू एल की वैल्यू 5√5 और इज इक्वल टू 100, इसको नीचे ले आओ, चलो अगले स्टेप में ले आते हैं, 100/5√5, पर भाई नीचे नहीं रख सकते हैं अपन, ऊपर लेके आ जाएंगे, सुंदर लगेगा थोड़ा सा। 5×5 = 25 बन गया, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और √5 और √5 को 5 बना के 5 से 5 काट देंगे, रेडियस बराबर 4√5 आ जाएगी। पर मेरे को रेडियस थोड़ी पूछी है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पाई है, आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4√5 इंटू हाइट, हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, अभी बता के आया हूं फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये यूज आ जाएगा। एल का स्क्वायर करना है, 5√5 का स्क्वायर करना है, 25 इंटू 5 आ जाएगा, बराबर में आर का स्क्वायर करना है, 16 इंटू 5 आ जाएगा, और प्लस में हाइट का स्क्वायर, ये बनेगा 125, ये बनेगा 80, यानी 45 बराबर हाइट का स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो 3√5 आ जाएगी हाइट, ठीक है, यहाँ रख दो 3√5, देखो 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80√5 पाई आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मूला है, मैंने याद कर रखे हैं, नहीं याद होते हैं उनको समझाने के लिए तरीका बताया हुआ है, कैसे बनाने होते हैं, हर एक चीज बताई हुई है, बहुत सारे तरीके हैं कैसे भी करके बस नंबर गेन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर पे आ जाओ। एक कोड है, इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरा सर्कल है, इसके डायमीटर 26 है, इसमें एक कोड बनाई गई है, ये कोड बना दी मैंने। इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5, सेंटर पक्का डायमीटर पे होगा, ये बोल रहा है ये जो दूरी है ये 5 है, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कोड पूछ रहा है। अपन को एक चीज तो पता है, देखो थ्योरम्स का काम है कि जो जब भी अपन सेंटर से इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली नापी जाती है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है 2 बराबर भागों में, मतलब अगर मैं एक हिस्से की वैल्यू निकालूंगा दूसरे वाला अपने आप निकल जाएगा। भाई डायमीटर 26 था तो रेडियस 13 हो जाएगी, ये रेडियस है, 13, 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है, अगर ये 12 है तो ये वाला भी 12 है, 12 और 12 24 आंसर आ जाएगा कोड की लेंथ, यही पूछी थी अपन से, कुछ नहीं किया मैंने, बस 2 थ्योरम काम में ली, मेरा आंसर आ गया, यही करना है। 16 नंबर पे आओ, फालतू कैलकुलेशन है, परसेंट से 00 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 का रूट लेंगे तो 8 वाला आंसर आएगा। मैं बिना सोचे समझे बिना ये कर सकता हूं, पर एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या पता। 4 गुणा ऑफ का मतलब गुणा 4 और बटे में 1000, परसेंटेज के लिए भी 2 0 और 0.4 के अंदर के लिए भी 1 0। देखो 64 का रूट तो 8 ही आएगा, 1 2 3 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यही वाला आंसर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 नंबर पे आओ, इसके अंदर क्या बोल रहा है, मोड का और मीन का डिफरेंस बताओ। भाई अगर यहाँ पे ये ग्रुप्ड डेटा होता तो तोते उड़ जाते हैं मतलब देख के, लेकिन अभी बहुत आसान है, ये एक अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, मतलब वैसे टेबुलर फॉर्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मोड और मीन निकालना बहुत ईजी होता है कंपेरेटिवली उसके, क्योंकि उसमें मतलब बड़े वाले वो जो फॉर्मूले बताए थे एल वाले वो लगते हैं, वो भी वैसे आसान कर लिए थे अपन ने, पर फिर भी कंपेरेटिवली टाइम टेकिंग है वो चीज। और बाकी वैसे भी देखो आज के पेपर में 2-3 क्वेश्चन है सर जो लेंदी आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मतलब उतना ज्यादा फिर वो पेपर का लेवल भी तो मैनेज करना है, तो नहीं देगा, ठीक है। मोड क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो देखो सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली, तो सबसे ज्यादा रिपीट ये हो रहा है, यानी जो मोड है वो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब मीन निकालना है, मीन कैसे निकालेंगे कि भाई आप इसको इससे गुणा करो, मतलब कि ये तो x है ये f है, तो x को f से गुणा करके इन सब का सम निकाल लो और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया जी,
25 इंटू 12 कर लेते हैं, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ गया। प्लस में 8 छिंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, देखो मैं मान रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 12 चौके 48 और 13 पंजे 65, 13 चौके 52 और 6 58। अपोन में इनका जोड़ आ जाएगा 12 और 8 20, 20 के बाद में 15 यानी 35, 35 और 15 यानी 50 और 10 60 आ जाएगा। 60 से भाग लगाना है, ठीक है भाई। इनका कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीजें उनको छोड़ देंगे, अपन ऐड कर लेते हैं। देखो भाई ऐड कैसे करोगे, ऐड करने के लिए भी अब देखो 300 और 200 ऐसा, या फिर उससे ज्यादा बेटर ये रहेगा कि 8 और 1 9 और 2 11 और 5 16, एक कैरी लगेगी। तो 8 और 1 9 और 6 15 और 9 24 और 8 32 और 8 40 का 0, 4 कैरी लग गई। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2106 बटे क्या करना है, 60 करना है और इंटू, क्या इंटू तो कुछ करना ही नहीं है, किस लिए करना है। तो अब देखो क्या होगा, ये भाई ये 10 को अलग कर लेते हैं, काटते हैं। 6 3 18, 30 के लिए 6 पंजे 30, 35.1 आ गया। और लेकिन इसने तो मेरे से क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था इन दोनों का। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन प्योर कैलकुलेशन थी, बाकी कोई भी मुश्किल वाली चीज नहीं थी, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं 18 नंबर पे। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिर से वही बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये एक्स एक्स है और ये वाई है, ये सेम होंगी ये अलग होगी। पेरीमीटर दे रखा है 170 और बेस 50 दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी का जोड़, यानी 2x प्लस 50 बराबर 170 आ जाएगा, यानी 2x बराबर 120 आ जाएगा। x की वैल्यू 60 आ जाएगी। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड पूछी थी, 60 आंसर आ गया, इजी था। एक ट्राइंगल पीडीसी है जो एक स्क्वायर एबीसीडी के अंदर बनाया गया है। तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर है एबीसीडी, ए बी सी और डी। पीडीसी बनाया है मतलब डीसी तो पक्का इंक्लूड होगी। अब पी देख लेते हैं कहाँ है, पी ए बी पे लाई कर रहा है, मतलब पी यहाँ है। इस तरीके से ट्राइंगल बनाया है, ये पी है। अब इसने एक चीज तो अपन को ऑलरेडी दे दी थी कि साइड ऑफ स्क्वायर 24 है, 24 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। हाफ इंटू 24 इंटू 24, ये 12 बार कटेगा। 12 को 24 से करेंगे 288 आंसर आ जाएगा। कैसे किया कि 24 को लिख दो 12 गुणा 2, इसका स्क्वायर 144 होता है, उसका दुगना करोगे 288। कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाती है ऐसे। 20 नंबर पे आओ। एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, 10 13 और 20 दिनों में काम कर सकते हैं। मतलब मैन कर रहा है 10 दिन में, वुमेन कर रहा है 13 दिन में और बॉय कर रहा है 20 दिनों में। सही है। अब एलसीएम लिख लो, 260 आ जाएगा। 26 बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है, 13 बार कट रहा है। एफिशिएंसी आ गई, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। ये बोल रहे हैं मैक्सिमम कितने बॉय असिस्ट करेंगे 3 आदमी और एक वुमेन को काम कंप्लीट करने के लिए 2 दिन में। भाई मेरे को 260 काम 2 दिन में करवाना है, मतलब एक दिन में 130 काम होना चाहिए, है ना। एक दिन में 3 आदमी कितना काम करेंगे, 3 इंटू 26। एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी, 1 इंटू 20। देखो कितना हो गया ये, 78 और 20 यानी 98 काम ये कर चुके हैं। 130 में से 98 को घटाओगे तो 32 काम अभी भी बच गया है। मेरे को 32 काम किन से करवाना है, लड़के से करवाना है। लड़की की एफिशिएंसी 13 है, तो मैं यहाँ 13 से इसको भाग दूंगा तो देखो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और फिर 6 बचेगा 60, तो 13 चौके 52 यानी 2.4 आ रहा है। 2.4 लड़के कभी भी नहीं हो सकते कि भाई मतलब ऐसे काम पे जाएं और बोले कि आज हम 2.5 बच्चों को भेज रहे हैं, आज 9:45 बच्चों को भेजा जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। एक एक हिस्सा थोड़ी भेजेंगे। मतलब कि इसका एक्चुअली में मतलब ये है कि 2 बच्चे तो काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो 2 से ज्यादा भेजना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू होगी ऑब्वियसली। यानी कि अपन 3 अगर लोग को भेजेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। इसने भी देखो यही बोला है, मैक्सिमम कितने बच्चे, तो 3 हो जाएगा। 3 का मतलब ये ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पर आसान था। पुनीत है, वो अपनी कार को स्टार्ट करता है स्टेशन ए से, इस स्पीड से जाता है और इतना टाइम ज्यादा लेता है। अगर वो इस स्पीड से जाता तो 18 मिनट ज्यादा ले लेता। स्पीड कम करेगा तो वैसे टाइम बढ़ेगा। तो बोल रहे डिस्टेंस क्या है, आसान क्वेश्चन। एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब भी 2 स्पीड दे और ये बोले कि जल्दी पहुंच रहे हो लेट पहुंच रहे हो, उसमें फॉर्मूला क्या बताया था डिस्टेंस निकालने का, कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 लिखो, बटे में स्पीड्स का अंतर लिखो और इंटू में टाइम का अंतर लिखो। ये S1 माइनस S2 है, ये T1 माइनस T2 है। सोल्व कर लो। स्पीड्स क्या क्या है, 30 और 24।
नीचे आएगा 30 और 24 का अंतर, यहाँ आएगा टाइम का अंतर। देखो यहाँ 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, यहाँ 18 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 18 माइनस 10 आ जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन भी आता है, उसमें पता है क्या बोलता है, एक बार तो बोलता है कि 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक बार बोलता है 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। बच्चे यहां भी अंतर 5 मिनट कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये जुड़ेंगे। यहाँ देखो 10 मिनट पहले पहुंचा, यहाँ 15 मिनट लेट पहुंचा, जुड़ेंगे 10 और 15, यानी यहाँ पे अंतर आ जाता है 25, यानी फर्क है इस चीज में और इस चीज में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हो गया भैया जी तेरे, एक सेकंड रुकेगा। एक सेकंड, कुछ हो गया है, एक सेकंड रुकेगा बस। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और, 18 और 10 दोनों मिनट्स में थे और ये किलोमीटर पर आवर में थे, किलोमीटर में दूरी निकलेगी, तो इसको बदल लेंगे 60 से भाग करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 6 है और ये 60 है। 6 से ऐसा कर लेते हैं, 24 को 4 बार काट देते हैं, 30 से 60 को 2 बार काट लेते हैं, 2 से 4 फिर 2 बार कटेगा, 2 इंटू 8 यानी 16 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आओ जो 22 नंबर पे इसमें क्या बोल रहा है, एबीसी और सीडीई का रेशियो दे रखा है, कैलकुलेशन करवा रहा है फिर से। ठीक है भाई, एबीसी की वैल्यू अगर निकालेंगे, 3 को छोड़ के 9 पंजे 45 आ जाएगा, 5 को छोड़ के 9 तिया 27 आ जाएगा, जो भी है उसको छिपा लो, बाकी गुणा कर दो, 5 तिया 15 आ जाएगा। तरीका ये भी था कि इनका एलसीएम लेके सबसे गुणा करते, पर उससे ज्यादा इजी ये मेथड है। चाहो तो इनको काट सकते हो 3 से, बाकी आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन के अंदर कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। काट लेता हूं, चलो मैं 3 से काटूंगा 15 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। दिक्कत है भैया जी, नहीं काटेंगे अपन ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि सीडीई का रेशियो 3:1:2 दे रखा है ना उसने, तो मतलब मेरे को सी तो दोनों तरफ सेम रखना पड़ेगा। यहाँ 15 है सी, यहाँ 3 है, तो मैं इसको 5 बना दूंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, इसको 5 से गुना कर देते हैं अपन। तो देखो 15, 5 और 10, अब सही हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। ये इनका रेशियो और ये इनका रेशियो। ठीक है, नहीं काट रहे हैं अपन, सोल्व कर लेते हैं। बी इंटू ई करना है, कैलकुलेशन है यार, मतलब देखो वैसे कायदे से तो नहीं करवाना चाहिए क्वेश्चन मेरे को। 27 इंटू 10 यानी 270, सी इंटू डी यानी 75, ए इंटू डी यानी कि 45 इंटू 5, और फिर मैं प्लस में सी इंटू ई का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 10, 150। ये इसमें से जाएगा 195, और ये 225 और 150, 225 में 150 जुड़ेगा 375। इनको काट लो भैया जी। ये किससे कटेंगे? जिससे तो कटेंगे नहीं ऑब्वियसली, 5 से कटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 दिए 15, 39 आ जाएगा। 39 का मतलब ये आंसर आएगा, क्योंकि 39 ऑब्वियसली दोबारी बार कटेगा तो 13 से ही कटेगा। बाकी देख लो, 5 से काटोगे 7 और 75 आएगा। अब देखो 3 से काटेंगे ना तो 13 और 25 ही आ जाएगा, यानी ये 15 से कट रहे थे, मतलब बात ये। कोई बात नहीं, 24 नंबर पे आ जाओ, ये भी आसान ही होगा। डीई पैरेलल टू एफसी दे रखा है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है भैया जी, बीएफसी 80 है, बीएफसी ये वाला एंगल 80 डिग्री दे रखा है, डीईसी 160 दे रखा है। पूछा क्या है अपन से? अच्छा, एबीसी और एसीबी का रेशियो 2:1 दे रखा है, मतलब अगर ये 2x है और ये वाला x है, तो पूछ क्या रहा है? एफसीबी, एफसीबी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। आसान है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, घबराना नहीं है। देखो इसे में करते हैं सॉल्व, चलो इसे में कर देते हैं। देखो एक चीज सिखाता हूं चलो आपको, कि भाई जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और उन पे एक ट्रांसवर्सल डाली जाती है, तो ये और ये जो एंगल होते हैं ना, इनका जोड़ 180 के बराबर होता है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, 180 के बराबर होगा इनका जोड़। अगर ये 160 है तो ये ऊपर वाला एंगल 20 आ जाएगा, कायदे की बात बोली है मैंने। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एफसीबी वाला एंगल अगर पूरा x था, ये 20 आया है, तो ये इतना इतना एंगल x माइनस 20 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये ट्राइंगल देख लो भाई, एफ बी सी, इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ, एक एंगल 80 है, एक एंगल 2x है, एक एंगल x माइनस 20 है, ये 180 के बराबर होने वाले हैं। 60 उधर जाके घटेगा तो 120 बचेगा, 3x की वैल्यू है ये, मतलब x बराबर 40 आ गया। मेरे से क्या पूछा है इसने? एफ सी बी, एफ सी बी मतलब x माइनस 20 पूछा है, यानी 40 माइनस 20 करेंगे, 20 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चॉइस नंबर पे आओ। इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
1600 स्टूडेंट है, उनमें से 15% क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। इसका 15% निकाल दो भाई, 15/100 करेंगे, ये कटेगा, 15 छक्के 90, 15 और 9 24, 240 बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग बच्चों में से 35% फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें से इनको घटाओगे तो 1360 बच्चे बचेंगे। इसका 35% बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ऐसे मत करो फिर इसको, फिर और ज्यादा बेटर ये रहेगा कि भाई 1600 बच्चे हैं, उनमें से 15% क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। ये बचाते जा रहा है ना हर बार, तो मतलब 85% बच्चे बच गए थे। इन 85% का 35% फुटबॉल खेलने गया। फिर देखो वो रिमेनिंग की बात कर रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूं कि 65% बच्चे इनके बच गए। फिर वो क्या बोल रहा है, बचे हुए में से 3/13 वॉलीबॉल खेलने गए हुए हैं। ये 3/13 ही है, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। और बोल रहे हैं रिमेनिंग बच्चे कुछ खेलने नहीं गए। 3/13 खेलने गए मतलब 10/13 खेलने नहीं गए। इसका 10/13 निकाल देंगे अब। तो ये बोल रहे कितने परसेंट बच्चे गेम खेलने नहीं गए। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज इजीली आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 काटो, फिर इस 1 0 से 1 0 काट दो, 13 से 65 को 5 बार काट दो, 5 से 10 को 2 बार काट दो, 2 से 16 को 8 बार काट दो। 85 इंटू 8 बचा है, 85 का दुगुना कर लो 170, उसका 4 गुना कर दो, 680 बच्चे कुछ भी खेलने नहीं गए। देखो यहां से ऐसे पहुंचते, एक हर बार घटाते, हर बार परसेंटेज निकालते, बहुत लंबा जाता। डायरेक्ट निकाल लिया 680। इसने पूछा ये कितने परसेंट बच्चे बनते हैं, तो 680 बच्चे खेलने नहीं गए। 1600 के परसेंटेज निकालने के लिए 2 0, 2 0 से 2 0, 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 170 बार, 85/2 यानी कि 42.5 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी, क्रिस्प, मतलब ऐसे मान लो कि 2 लाइनों में अपने आंसर निकाला ये, वरना यहां से आप वहां पे पहुंचते तो बहुत लंबा बन जाता। 25 नंबर पे आओ। एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है और इसके परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन बताओ। सबसे आसान तरीका बताया हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ाया था मैंने, सालों साल पहले की बात है। इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, y इज इक्वल टू -3x+4, इसको y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करोगे ना, तो स्लोप आपका -3 मिलेगा। अब मेरे को अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो उसका स्लोप क्या होगा, चलो रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। कोई भी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का इक्वेशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। पर मैंने ये भी करने को मना किया था। मैंने बोला था कि अगर एक लाइन का स्लोप ये है और आपको इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करो पहले तो, और इसका साइन बदल दो, यानी जो भी मेरी लाइन आएगी उसका स्लोप 1/3 मिलेगा मेरे को। इतना तो कंफर्म हो गया। अब मेरे को एक ऐसी लाइन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये उसका स्लोप है। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सब याद करवाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। रखो इसके अंदर y माइनस y1 की वैल्यू -1 है तो y +1 बन जाएगा, m की वैल्यू 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू फिर 1 बन गई। ये उधर जाएगा या फिर उधर मत भेजो, इसको सिंप्लीफाई करो। y इज इक्वल टू बनेगा x/3, x/3 मेरे को 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो कट गए, -1/3 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x/3 और माइनस में 4/3। कैलकुलेशन खेल खेल के पता नहीं कहाँ। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 26 नंबर पे आ जाओ। एक बॉक्स है, उसमें 7 ग्रीन मार्बल है, 7 ग्रीन है, 5 ब्लू मार्बल है और 8 येलो मार्बल है। ये बोल रहा है 4 मार्बल ड्रॉ करे गए हैं। भाई मेरे को इतना पढ़ते ही एक चीज तो डायरेक्टली लिख देनी है, मैं जब भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा फेवरेबल ऊपर आएंगे, टोटल नीचे आएंगे। मेरे को टोटल में कोई कंडीशन लगानी नहीं होती है, मैं डायरेक्टली 8 और 7 15 और 5 20 मार्बल में से 4 मार्बल निकाल दूंगा। अब जो भी कंडीशन देगा उस पर आते हैं कि 1 बाय 1 निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनमें से कोई सा भी येलो ना हो। येलो ना हो मतलब ग्रीन और ब्लू हो, तो ग्रीन और ब्लू है, 4 मार्बल निकालने हैं, 7 और 5 12 में से निकलेंगे वो मार्बल। सोल्व कर दो, 12C4 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और 20C4 का मतलब 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17। एक बात तो पक्का है, 11 एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, मतलब ऊपर पक्का 11 का मल्टीपल आएगा, यानी ये और ये तो कट गए। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो मैं टिक कर देता, मजबूरी है करना पड़ेगा। 10 से 20 2 बार कट गया, 2 से 12 6 बार कट गया, 6 से 18 को काट दूंगा 3 बार, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 11 33/,
ये वाला ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत ही नहीं लगी कोई मेरे को। तो 27 नंबर पे आ जाओ। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फेयर है रेडियस r का, उसको फ्लैट फेस नीचे रखा गया है, मतलब ऐसे रखा गया है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो r है। ये बोल रहा है एक स्मॉलर स्फेयर है जो इसके अंदर रखा जाता है और वो टच कर रहा है फ्लैट बेस को भी और कर्व इनर सरफेस को भी, मतलब इस तरीके से रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो छोटी r है, ठीक है। ये बोल रहा है रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, यानी 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई छोटे r का स्क्वायर। अब ये तो पता चल गया कि 1:2 आ रहा है, लेकिन इनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। बहुत से लोग करके आएंगे 1:2, सबका गलत होगा भाई। r और r में भी तो रिलेशन निकालो पहले। तो देखो ऊपर में लिख देता हूं कैपिटल R का स्क्वायर, छोटे r को बड़े R की टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कैसे ही कर लो। चलो मैं ऐसा करता हूं, 1/2 तो लिखा ही लिखा है, आगे देखो भाई, मैं बड़ा R ऐसे रेडियस है तो बड़ा R ऐसे भी रेडियस ही होगी, और वही बड़ा R 2R के बराबर है छोटे वाले, तो बड़े R को मैं लिख देता हूं छोटे 2R का होल स्क्वायर और नीचे छोटे R का स्क्वायर। अब सही जाएगा ये 1/2, 2R का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर और अपॉन में R का स्क्वायर, ये कट गया, ये आ जाएगा 2:1, 2:1 का मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात थी ये करके आना, और ये बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है इसमें, तो गलत भी होता है। तो 28 नंबर पे आते हैं। एक सॉलिड क्यूब है, मेल्टन रिकास्ट किया है, वॉल्यूम बराबर करनी है। सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम सी का क्यूब ही लिख देते हैं, और रिकास्ट करके एन स्मॉलर क्यूब्स में बनाया है, मतलब एन इंटू स्मॉल को एस लिख देते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल सरफेस एरिया बिकम 16 टाइम्स द ओरिजिनल, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6 सी का स्क्वायर, और छोटे वालों का क्या होगा एन इंटू में 6 एस का स्क्वायर छोटे का। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो है ये इसका 16 टाइम्स बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है, 6 से 6 कट जाएगा, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी c का क्यूब अपॉन में s का क्यूब। यहां से भी n की वैल्यू निकाल लो, 16 इंटू सी का स्क्वायर अपॉन में s का स्क्वायर। मेरे से n की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को कंपेयर कर दो। c अपॉन s को है ना कोई एक वेरिएबल मान लो, जैसे कि r मान लिया, तो n बराबर यहां से तो r का क्यूब हो जाएगा, और यहां से मैं n बराबर निकालूंगा तो 16 r का स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना इस चीज में। अब ऐसा कर लेते हैं कि वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को, तो देखो यहां से r की वैल्यू मैं निकालूंगा n की टर्म्स में, तो वो n की पावर 1/3 आ जाएगी, मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, यहां रख दो। अब r की जगह रख दो n की पावर 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो n की पावर 2/3 बन जाएगा, बराबर n, ये उधर भेज देते हैं, तो 16 बराबर n और अपॉन में n की पावर 2/3। कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है ना। देखो 16 इज इक्वल टू n की पावर 1 माइनस 2/3 बन जाएगा, जब डिवाइड में होती है ना पावर घट जाती है, 1 माइनस 2/3 हो गया, तो ये बन जाएगा 1/3। n बराबर n की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो, 16 का क्यूब होता है 4096, और इधर n आ जाएगा, n ही मेरे को निकालना था, ये मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है मान रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंदी है पेपर, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चंस भी कैलकुलेटिव नहीं होने चाहिए थे, 2-3 अगर कम हो जाते तो बढ़िया पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 9 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर इज 51। मैंने बहुत बार बताया, जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो, और ये जो नंबर है ओड, यहां की बात नहीं कर रहा, यहां वाले की, कि 9 हो 7 हो 6 5 हो, तो डायरेक्टली आप बीच वाला नंबर को मान सकते हो। यानी अब आपके नंबर्स क्या बन गए, 51 के आगे 4 लिख दो, 51 के पहले 4 लिख दो, 8 हो जाएंगे, एक 51 खुद, यानी 9 नंबर हो जाएंगे। तो क्या क्या बन गए, 53, 55, 57 और 59। पीछे 4 लिखोगे, 49, 47, 45 और 43। देखो 4 4 8 और 1 9, और इनका एवरेज निकाल के देखोगे, ऑब्वियसली बीच वाली वैल्यू मिलेगी। आगे चलो, लार्जेस्ट नंबर को रिमूव करके x से रिप्लेस कर दिया, तो ये बोल रहा है कि नया एवरेज 53 बन गया, x की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन सभी का सम क्या था, 51 गुणा 9 था, क्योंकि एवरेज 51 था, टोटल नंबर 9 थे, 51 गुणा 9 करेंगे, इनका सम आ जाएगा 459। उस 459 में से मैंने 59 को घटा दिया, देखना कितनी आसान कैलकुलेशन बनेगी। यानी कि अब मेरे पास में जितने भी नंबर बचे वो 400 उनका जोड़ है, उसमें अगर मैं x जोड़ देता हूं, अब 9 से भाग लगाता हूं, तो एवरेज 53 बन जाता है। इसको सॉल्व करो, 9 3 27, 9 5 45 और 2 47,
ये 400 प्लस एक्स के बराबर है, मेरे को एक्स निकालना था, इधर आके घटेगा 77 मेरा आंसर आ जाएगा। यही मेरे से पूछा था, ये सही हो जाएगा। बेहद ईजी चीज लगी, मजा भी आया करके। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिया केपेबल है वॉल पेंट करने के 16 घंटे में, और रिया केपेबल है, अरे भाई पेन टैब में दिक्कत आ रही है आज, कोई वीडियो बंद हो गया था, कोई बात नहीं। अभी देखो 30 लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रिया इज केपेबल ऑफ पेंटिंग अ वॉल अलोन इन 16 आवर्स, यानी प्रिया के लिए 16 घंटे में काम करती है, और रिया हाफ ऑफ द वॉल इन 12 आवर्स है, तो रिया पूरी वॉल 12 का दुगना यानी 24 आवर्स में कर देगी। ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 3 बार 2 बार। ये बोल रहा है प्रिया वॉल को स्टार्ट करना पेंट करती है पहले, और हर दूसरे घंटे में रिया उसको ज्वाइन करती है। तो मान लो पहले घंटे में प्रिया ने 3 काम किया, अगले घंटे में दोनों मिलके 5 काम करेंगे, यानी ये 8 काम कर रहे हैं 2 घंटे में। मेरे को 48 काम करवाना है, 6 से गुणा किया 48 काम हो जाएगा, इधर 6 से गुणा करेंगे 12 घंटे ले लेंगे, यानी 12 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। ये अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी वीडियोस में मिलते रहेंगे, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।